हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और आज हम अपना वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का। ठीक है। तो जो भी पिछले हफ्ते इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम करेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा, आपको मजा भी आएगा। राइट। चलो देख लेते हैं कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है, बेसिकली देखो इस बार ना कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल तो नहीं था, बट हाँ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स बहुत सारे थे इस बार। ऑलराइट। जिसमें पहला था आपका इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। इनका अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुआ है दिल्ली में। ऑलराइट। तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा न्यूज थी। अब देखो इंडिया जो है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लार्ज डैम्स। इंडिया में अगर मैं बात करूं लार्ज डैम्स जो हैं, राइट, जो जैसे अगर आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड में जो डिजास्टर आया है, ओके, उससे कुछ हफ्ते पहले ही एक बहुत ज्यादा फेमस बंदे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के बल्कि चेयरमैन है वो, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया में 50% जो डैम्स हैं लगभग वो बहुत पुराने हो चुके हैं, और उनकी अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई तो वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी ला सकते हैं। ओके। तो उसी रिलेशन में ये वाली जो बॉडी है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। देन वी हैव द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसको शॉर्ट में इनकॉइस भी बोला जाता है। और ओशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, राइट, बी इट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, बी इट फॉर द लेट्स से मिनरल एक्सप्लोरेशन, बी इट फॉर द फिशरीज एंड अदर सेक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेट्स से कमांड कंट्रोल रूम हो सकता है। ठीक। इसके बारे में हम देखेंगे। देन थर्ड है ब्यास रिवर न्यूज। तो अगेन ये आपकी ज्योग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ब्यास रिवर हम पढ़ते हैं कहाँ पे, विद इन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंदस। तो ये न्यूज में थी। ओके। तो बेसिकली न्यूज में क्यों थी, क्योंकि अभी फिलहाल इसके ऊपर जो एक डैम बनाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उसकी मेंटेनेंस चल रही है। तो ब्यास से जो रिवर वाटर था, वो जो दिल्ली तक जो आता था, उसको फिलहाल रोका गया है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। बट हमने क्या करना है, हमें वो न्यूज में इंपॉर्टेंट नहीं है। उस न्यूज से ये दिख रहा है कि ब्यास रिवर न्यूज में है, और ब्यास हमारे स्टैटिक पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, हमें जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो वो हम करेंगे ही कवर, साथ ही साथ करंट को अपने स्टैटिक से रिलेट करते हुए चल। ओके। लेट्स से कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है। एग्जाम में प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ये नहीं पूछा कि कौन बना, क्या बना, ही नहीं, कैसे बना है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम में जो वोट्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, और वो आपके लक्ष्मीकांत में या फिर पॉलिटी की किसी भी बुक में स्टैटिक पोर्शन में दिया रहता है। ऐसी चीजों को स्टैटिक से रिलेट करते हुए चलना। राइट। देन फोर्थ था आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थर्ड ऑफ मार्च को थर्ड ऑफ मार्च को हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। राइट। अब ये देखो, ये डे मनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये डे कहाँ से आया, आप सबने साइट्स का नाम सुना होगा। राइट। एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंडेंजर्ड स्पीशी में ट्रेड को रोकने के लिए ये और आपका पूरा ट्रीटी बनी थी। ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कुछ चीजें। देन वी हैव अ वेरी फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा था बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, वही है कैरेकल। इसके बारे में अभी आगे हम देखते हैं। देन द लास्ट वन इज द ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। तो ये कुछ चीजें आपकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स में कवर करना है। इस बार मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई चीज थी नहीं, तो मैंने उसको इसमें ऐड करना जरूरी नहीं समझा, बट ये ऐसे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो चलो इनको देखते हैं एक एक करके। तो पहला है आपका इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। राइट। सो इनका भी एक सिंपोजियम हुआ था अभी फिलहाल 2021 में न्यू दिल्ली में। तो देखो, ये एज अ बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिल्म्स में कई बार इस टाइप की आपको बॉडीज पूछी जाती हैं। राइट। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेशनल एनजीओ आप बोल सकते हैं। ऑलराइट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अब देखो, ये बेसिकली 1928 में फाउंड की गई थी। ठीक। तो ये चलो कुछ फैक्ट्स हो गए जो आपको इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
ICOLD, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। ऑलराइट, इसका एम क्या है या इसका मेन काम क्या करती है? सो इट बेसिकली सेट स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस कि भाई डैम अगर मैं बनाने जा रहा हूँ, लेट्स से जैसे अभी केन बेतवा को लिंकिंग का काम चल रहा है, या लेट्स से कि मैं ब्यास रिवर की बात कर लेता हूँ, या सतलज रिवर के ऊपर जो भाखड़ा नंगल डैम है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो ये डैम किस क्वालिटी किस स्टैंडर्ड से बनना चाहिए, क्या क्या हमें सेफगार्ड्स रखने हैं, ये सारी चीज एक गाइडलाइन के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, सो इंडिया के केस में अगर मैं बताऊं, इंडिया के केस में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया। किस बेसिस पे? इन टर्म्स ऑफ लार्ज डैम्स। हमारे यहाँ लार्ज डैम्स की अगर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में थर्ड है। फर्स्ट पे आपका यूएसए है, सेकंड पे आपका चाइना है, ओके, एंड थर्ड पे इंडिया। और आपको पता ही है कि इंडिया हमारा लैंड ऑफ रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स है हमारे यहाँ, और उतने ही डैम्स हमारे यहाँ। ओके, तो उनमें क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या उनका कंटिन्यूस या फिर पीरियोडिकल टेस्टिंग होनी चाहिए कि भाई डैम की क्वालिटी अभी भी मजबूत है कि नहीं, कहाँ पे इस पे रिक्वायरमेंट है, सिल्टिंग तो ज्यादा नहीं हो गई है। तो इन सब चीजों की गाइडलाइंस ऑपरेशनल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, सेकेंडली अब देखो ये जो डैम्स वगैरह हैं क्यों बना रहे हैं हम, राइट? सो ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो अभी ये नहीं कि भाई लोगों को पानी पिलाना है तो हम डैम बना देंगे, वो एक, हाँ वो पार्ट है, बट जो मेजोरिटी चीज रहती ना, एग्रीकल्चर इसमें अगेन कम इन टू प्ले। एग्रीकल्चर के लिए भाई सबसे जरूरी है इरिगेशन। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन इंडिया में अभी भी केवल 40% ही नेट इरिगेटेड एरिया है। राइट, बट अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से देखूं, इंडिया का आपको पता है लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, तो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज ऑन सेकेंड नंबर। राइट, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो हमारे यहाँ हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो इन डैम्स के ऊपर बने हुए हैं, राइट, उस टर्म्स में अगर देखा जाए तो इंडिया 7th नंबर पे आती है। सो इन पर्पस के लिए ये जो बॉडी है, एक ऑपरेशनल सेफ्टी, ठीक है, कितनी एफिशिएंट होनी चाहिए, ये सब तो बताती कि चलो ये सब तो हो गया कि टेक्निकल चीजें बता दिया इस बॉडी ने कि डैम के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट इसके अलावा भी क्या वो डैम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है? क्या उसको बनाने में कहीं हमने ये तो नहीं किया कि 2-3 किलोमीटर के रेंज में हमने पूरी डिफॉरेस्टेशन कर दी, राइट? तो क्या वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डैम है? क्या वो डैम सोशली इक्विटेबल है कि नहीं? सोशली इक्विटेबल मतलब उससे जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं वो लोगों में प्रॉपरली बट रहे हैं कि नहीं? कहीं ये तो नहीं किया गया ना उस डैम को बनाने के लिए हमने वहां पे जो कम्युनिटी रह रही थी उसको हटा दिया, उनको बेघर कर दिया। तो ये सारी चीजों का इस पे ध्यान रहता है। ऑलराइट, तो अब देखो प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें काफी सारी चीजें कवर कर ली। इसका हेडक्वार्टर क्या काम करता है, राइट, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, ये भी हमने देखा। तो कभी भी मेंस में कोई क्वेश्चन आए कि भाई इंडिया में डैम्स वगैरह का क्या प्रोविजन है, क्या होना चाहिए, तो आप कभी भी अपने आंसर में ICOLD का मेंशन या रेफरेंस ला सकते हैं। ठीक है, तो हमें चीजों को प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा था टॉपिक दैट वाज द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं इनकॉइस। ऑलराइट, पहली चीज इसका जो हेडक्वार्टर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस आप बोल सकते हो, दैट इज इन हैदराबाद। तो ये सब जो स्टेट पीसेस में कई बार पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में ऐसे हेडक्वार्टर तो नहीं आएंगे, बट इसका रेलेवेंस क्या है? तो अगर आप फोटो देख पा रहे हो यहाँ पे इमेज, ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी स्क्रीन है, ओशियंस के बारे में सारी चीजें यहाँ डिटेलिंग चल रही है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ओशियन रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्विस है, ऑलराइट, ये आपको ये बॉडी प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विस। क्यों? ताकि ये जो इंफॉर्मेशन किस लिए दे रही है, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सके। ऑलराइट, क्या पता कि इनको भाई पहले से ही पता चल रहा है कि यार इस पर्टिकुलर इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में एक बहुत ही लो प्रेशर डेवलप होने वाला है, तो पहले ही ये वार्न कर सकते हैं कि भाई इस टाइम इस मंथ में
तमिलनाडु, आंध्रा, राइट, उड़ीसा, यहाँ पे एक बहुत भयानक साइक्लोन आ सकता है, तो हम बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, राइट। सिमिलरली वहां पे लेट्स से कुछ रिसोर्सेस इन्होंने फाइंड आउट किया, या ऐसी कोई एक्टिविटी इन्होंने फाइंड आउट की जो कि आगे हेल्पफुल हो सकती है, बोले बीट फॉर इंडस्ट्री, सोसाइटी या गवर्नमेंट के लिए, राइट, या इवन फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन सर्विस काफी अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पूछ लेता है, फंक्शन डेफिनेटली आ सकता है, बट देखो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर एक ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, प्रीलिम्स में कभी पूछा जा सकता है, ओके। अब देखो ये न्यूज में क्यों था, ये जो बॉडी है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज वेल एज लक्षद्वीप में ओशन फ्लोर की मैपिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ओशन फ्लोर मैपिंग, ओके। तो अगर आपने पिछला करंट अफेयर्स देखा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो अंडमान सी है, ठीक है, वो उसमें जो उसका जो ओशन फ्लोर है इट इज स्प्रेडिंग, वहां पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का फेनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, आपके कहाँ से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं अगर आपको याद है, तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया था जब हम ओशन आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। हैरी हेस, उसमें मैंने मेंशन करवाया था, हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो हमारी अंडमान सी है वहां पे ये वाला फिनोमेना हो रहा है, राइट, इसलिए ये इस पे रिसर्च भी कर रही है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इनकॉइस हैदराबाद, ये एज अ बॉडी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री का नाम, ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट करंट में क्यों यहाँ पे रिसर्च हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन वाज द ब्यास रिवर। सो बेसिकली ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि ब्यास रिवर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैप में, तो दिस इज पंजाब, ये आपका पंजाब है, राइट। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो दिस इज हिमाचल, राइट, यहाँ से ये देखो, ये हिमाचल पे यहाँ से एक नदी ऐसे करके ये मूव कर रही है, एंड यहाँ से ये जो रिवर है ये सतलज है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली रिवर है दिस वन, नंबर वन जिस मेंशन किया हूँ, ये आपकी ब्यास रिवर, ये अब देखो ये इसमें जो न्यूज थी, बेसिकली न्यूज वाज कि ब्यास रिवर्स को पे जो आपका कैनाल है बेसिकली, ठीक है, नंगल आइडल कैनाल जिसे बोला जाता है, नंगल आइडल कैनाल, इस पे कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, तो इससे जो पानी दिल्ली तक जाता था, यहाँ से ब्यास से आपका दिल्ली तक जो जो पानी आता था, इसको फिलहाल रोक दिया गया है, ओके। तो लगभग 232 मिलियन गैलन्स पर डे जाता था यहाँ, कितना, 232 मिलियन गैलन्स पर डे पानी जाता था दिल्ली में, जो कि अब 1 महीने के लिए रोक दिया गया। तो दिल्ली में मे बी वाटर क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली यूजेज होता होगा, तभी भेज रहे थे, ठीक है। तो अब देखो ये तो चलो न्यूज में था, हमें इस न्यूज से मतलब नहीं कि यहाँ पानी रोक दिया गया है, न्यूज से इंपॉर्टेंट क्या है, अबाउट द ब्यास रिवर, ब्यास रिवर का इंपॉर्टेंस। तो अगर ये किससे आप रिलेट कर सकते हो, इसको रिलेट करिए, आपके कौन से टॉपिक से रिलेट हो रहा है, ज्योग्राफी के, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ऐसे आपको टिप्स पे अपने याद होने चाहिए कि भाई मैं जो भी न्यूज पढ़ रहा हूँ, अब सर ने तो और इजी कर दिया है कि भाई ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बस न्यूज हम कर रहे हैं, राइट। हमने ऐसे तो नहीं कि हम पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के भी फिलहाल कर रहे हैं, हमने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बस कर रहे हैं फिलहाल। आपके लिए तो और काम आसान होना चाहिए कि मैं अगर ब्यास रिवर की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर जो जियोग्राफी के बाद, ऑलराइट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, ऑलराइट, एंड इट इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस जो कि इंडिया के अंदर एंटायरली लाई करती है, 460 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ये एंटायरली इंडिया के अंदर लाई कर रही है, देख रहे हो, यहाँ से ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे आके आपकी सतलज में मिल गई। बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी थी वो पाकिस्तान को भी क्रॉस कर, पाकिस्तान में भी फ्लो करती है, देखो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ओके।
तो आपको ये ध्यान रखना, इट इज द ओनली रिवर विच फ्लोज एंटायरली इन इंडिया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि आज से 3 मार्च को हम मनाएंगे एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, बिकॉज इसी दिन 1973 में साइट्स एज अ ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, साइट्स एज अ ट्रीटी 1973 में साइन की गई थी इसी दिन। ऑलराइट, तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि भाई 2013 से 3 मार्च को हम आज से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। एम क्या है? टू सेलिब्रेट एंड रेज द अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। लोगों को जो हमारे जंगली जानवर और पौधे हैं उनके बारे में अवेयर कराना कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारा, इनको हमको कंजर्व करके रखना है। ऑलराइट, चलिए इसी से अब देखते हैं कि आओ साइट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये तो न्यूज हो गई कि यार ठीक है, स्टेट पीसेस वगैरह पूछ लिया कि किस दिन मनाया जाता है। यूपीएससी में क्या पूछेगा आपसे? साइट्स के ऊपर 2 स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइट्स, which is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। तो ये ध्यान रखना, ये बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल के लिए कंजर्वेशन के लिए ट्रीटी है साइट्स। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट डेटा या फैक्ट। पहली चीज, ये एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी ट्रीटी बिटवीन 183 पार्टी, 183 पार्टीज ने इसको साइन अप किया हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ना कि इट इज वन ऑफ द, लेट्स से बोल सकते हैं कि सिंगल या स्टैंड अलोन ट्रीटी है जो कि लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है उसके मेंबर्स पे, जो जो उसके सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, जो जो ट्रीटी के सिग्नेटरीज हैं उस ट्रीटी के, उनके लिए ये लीगली बाइंडिंग। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई कोई भी ट्रीटी आपने साइन की है तो उसकी जो चीजें या प्रोविजंस हैं वो लीगली बाइंडिंग हो जाए उस देश के लिए, बट साइट इज वन सच ट्रीटी। राइट, सो इसमें बेसिकली, और ये देखो 1973 में साइन हुआ था ये, 1973 में। अब बेसिकली साइट्स के अंदर ना 3 अपेंडिसेस हैं, राइट, 3 है। अपेंडिस 1 में है आपका, फर्स्ट में बेसिकली है जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, राइट, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, हाईली एंडेंजर्ड, उनको उनके ट्रेड में, उनके ट्रेड के लिए प्रोहिबिट किया गया है कि भाई उनको ट्रेड, उनके लिए ट्रेड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेट्स से कि इंडिया में आपके घड़ियाल हो गए, जैसे वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है, राइट, तो उनके ट्रेड पे, उनको इधर से उधर हम नहीं भेज सकते, उनके ट्रेड पे कंप्लीट प्रोहिबिशन है। हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड पे कंप्लीट प्रोहिबिशन। अपेंडिक्स 2 में, अपेंडिक्स 2 में आपका आता है, इसमें लेट्स से कि इंडिया को कुछ ऐसे जानवरों को भेजना है, लेट्स से नेपाल या फिर लेट्स से जर्मनी भेजना। ठीक है, तो इंडिया को एक सर्टिफिकेट और एक परमिट लेना पड़ेगा, जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो एक्सपोर्ट कर रही है, जो भी एक्सपोर्ट कर रही है, उस कंट्री को एक परमिट लेना पड़ेगा कि भाई मैं ये वाले जानवरों को मुझे यहाँ पे भेजना है। ऑलराइट, सो इसमें बेसिकली अलाउ कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्रेड अलाउड है, बट आपके पास अगर परमिट है। ऑलराइट, तो अपेंडिक्स 2 में ये है। अपेंडिक्स 3 जो है, इसका जो थर्ड अपेंडिक्स है, उसमें बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हो, आपको बस एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा और लिबरल है। ओके, तो अगर मैं बात करूं ज्यादा स्ट्रिक्ट कहाँ पे, अपेंडिक्स 1 इज मोर स्ट्रिक्ट, और फिर ये धीरे धीरे लिबरल होते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज, हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो भी, उनको कंजर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वरना होता कि, अगर आप लोग सुने होंगे न्यूज में अक्सर आते रहता है कि भाई इस आदमी ने एक बहुत ही रेयर टाइप के स्नेक्स की स्मगलिंग कर रहा था, राइट, उसको अपने अलग अलग जगह छुपा के वो लेके जा रहा था। ठीक, देखो होता क्या है, वैसे ही ये बहुत कम बचे हैं, आप इसको इलीगली इधर से उधर लेके जा रहे हो, डेथ हो गई तो और भी उनकी कमियां हो जाएंगी। एक टाइम आ भी सकता है कि दैट पर्टिकुलर स्पीशी में गो एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाए पूरे देश, पूरे वर्ल्ड भर से। ठीक है, तो उनको कंजर्व करने के लिए, उनके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई थी। राइट, तो इसके अंदर 3 अपेंडिक्स है, याद रखिएगा, 1, 2 एंड 3। हाईली एंडेंजर्ड को प्रोहिबिट करना ट्रेडिंग में, इसमें आपको सेकंड में परमिट लेना पड़ता है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है।
उसको परमिट लेना होगा कोई भी चीज ट्रेड करने के लिए। थर्ड वाले में एक नॉर्मल सर्टिफिकेट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट साइट्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ओके। और इसके जो प्रोविजंस हैं उसको लागू करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी देश हैं, जितने भी देश हैं, अपने डोमेस्टिक लॉज बना सकते हैं, डोमेस्टिक नेशनल लॉज बना सकते हैं इनकी गाइडलाइंस को अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी 2016 आउटसाइड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैराकल, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो अगर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, ये जो कैट है, इट इज अ टाइप ऑफ कैट, तो ये अभी बेसिकली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो हमारी है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसने इस कैराकल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी के कैटेगरी में ऐड कर दिया है, ऑलराइट। तो अब देखो इस बिल्ली या इस कैट के बारे में यूनिक चीज क्या है, इसका मेंशन अबुल फजल याद आ रहा है, मुगल इंडिया ने जो अकबरनामा मेंशन किया, अकबरनामा, उसमें इस बिल्ली का नाम और या रेफरेंस आप बोल सकते हो दिया गया है। तो ये काफी पुरानी बिल्ली है, ठीक है, या आप कैरेकल बोल लो। और इसका टाइम मुगल टाइम से ये किताबों में भी इसका मेंशन आ रहा है, ओके। तो इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं कि इंडिया के अलावा बिसाइड इंडिया ये आपके अलग अलग कंट्रीज में पाई जाती है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ कुछ मिडिल ईस्ट में भी आती है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में भी पाई जाती है, ठीक है। अफ्रीका में तो इसकी नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बट इंडिया में इसकी जो पॉपुलेशन है इट इज डिक्लाइनिंग। रीजन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? भाई डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट के लिए रोड बनानी है, रोड हमको बनानी है, हम तो नेशनल पार्क से ही बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इससे रिलेटेड एक न्यूज आपको बताऊं, तो आपको अगर नेशनल हाईवे 766 याद आ रहा होगा, जो कि बंदीपुर नेशनल पार्क से पास आउट होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कई जानवरों के एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ऑलराइट। प्लस इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। सिमिलरली सिमिलरली इनका भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इनके नंबर्स डिक्लाइन कर रहे हैं, ऑलराइट। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी जो लिटरेरी बुक्स हैं, बीट द मुगल लिटरेचर, ठीक है, और भी आगे और भी जो मुगल लिटरेचर थी, जैसे तूतीनामा, ठीक है, जहांगीरनामा, तूतीनामा, और भी जो भी बुक्स थी उसमें में इन कैरेकल का नाम मेंशन है। अब देखो ना, इनको इनको ब्लैक ईयर्स भी बोला जाता है, ब्लैक ईयर्स। ये बेसिकली टर्किश वर्ड एक होता है, वहां से ओरिजिनेट हुआ था। तो ये इनके कान अगर आप देख पा रहे हो ना, ये पीछे से ये ब्लैक होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ब्लैक ईयर्स बोला जाता है, राइट। बहुत ही शानदार कैट है, दिख भी रही है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। अच्छा अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाता है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये आपको स्पीशी का पता है, ठीक है, चलो आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड आप याद कर लिए, न्यूज में भी चल रहा था, अकबरनामा में मेंशन है, तो भाई तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है वैसे ही, ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट देखो हिस्ट्री से भी रिलेट हो जा रहा है, सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग आनी चाहिए आपको। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। दिस वाज वन ऑफ द स्टेटमेंट इन द प्रीवियस यूपीएससी पेपर्स, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इसके बारे में मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका चेयरमैन कौन, ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। तो पहले इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो। मैंने एक एफएओ की, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ, ये इसको एक बहुत अच्छा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एफएओ डिफाइन old growth forest as primary forest as naturally regenerated forest of native tree species where there are no clear visible indication of human activity and the ecological process are not significantly disturbed। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूं कि ओल्ड फॉरेस्ट है, बहुत पुराने फॉरेस्ट हैं, जिनको ह्यूमंस ने अभी तक फिलहाल डिस्टर्ब नहीं किया है,
ठीक है, ह्यूमंस हैव नॉट येट डिस्टर्ब्ड इट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ग्रोथ है सब नेचुरली हो रही है, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इनको बोलूँ तो दीज आर वन ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट ऑफ अर्थ, राइट। तो ये है, अब इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी। ठीक है, तो ये अगर वर्ल्ड मैप आप देख पा रहे हो तो इसमें जो कुछ कुछ लोकेशंस हैं, तो अगर आप ये नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, अलास्का से लेते हुए कनाडा यूएस का एक कंटिन्यूस जोन है। ऑलराइट, बोरियल फॉरेस्ट यहाँ रहते हैं। ठीक है, हाई हाई लैटिट्यूड वाले जो फॉरेस्ट हैं आपके, तो ये वन ऑफ द ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है। सिमिलरली अमेजोन फॉरेस्ट, ये आपका ब्राजील में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है। सेंट्रल अफ्रीका कॉन्गो रीजन, यहाँ पे कुछ पोर्शन है जो ओरिजिनल थे। फिर आपका ये जो नॉर्दर्न एशिया है, यहाँ पे आपके एक बोरियल फॉरेस्ट है रशिया का, ये सबसे फेमस सबसे बड़े बोरियल फॉरेस्ट है, राइट। देन आपके कुछ पार्ट्स इंडोनेशिया वगैरह के पैसिफिक रीजन में। और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे कुछ कुछ थोड़े बहुत ये बनते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि अभी भी लगभग 31% हमारे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट बचे हुए हैं, राइट। और अगर इनका मैं कॉन्टिनेंट वाइज डिस्क्रिप्शन दूं तो लगभग 35% आपका लैटिन अमेरिका, ओके, 28% नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो जोन है कनाडा यूएस और अलास्का वाला। ठीक है, 19% आपका नॉर्दर्न एशिया ये हो गया, 8% अफ्रीका, ऑलराइट, 7% आपका साउथ पैसिफिक वगैरह ये हो गया। ठीक है, और बहुत ही रेयर ये देख रहे हो यूरोप में बहुत ही कम, यहाँ पे थोड़ा बहुत 3% यहाँ पे। तो ये इनका अगर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर मैं बोलूँ सबसे ज्यादा जो ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट का रिजर्व है अभी भी वो अमेजोन फॉरेस्ट, जो अगर आप बोल सकते हो ये नंबर 1। ठीक है, देन यू हैव द यूएसए अलास्का एंड कनाडा का जो कंटिन्यूस एक रेंज है, राइट। तो इनको इंटैक्ट फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इंटैक्ट फॉरेस्ट जो वन ऑफ द ओरिजिनल थे, राइट। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना। तो और ये ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन पीस की रिपोर्ट। अब देखो मैंने ये मेंशन क्यों किया ग्रीन पीस की रिपोर्ट, मैं ऐसे ही आपको डेटा बोल देता कि यहाँ पे 28% है 35%, तो आप बोलते हैं सर आपको कैसे पता, व्हाट इज द सोर्स, आपको कैसे बोल सकते हो, आपने कोई रिसर्च की है क्या। तो आपको जब भी आप इवन अपने आंसर राइटिंग में कभी भी कोई डेटा मेंशन कर रहे हो तो राइट अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, जैसे मैंने भी मेंशन किया अकॉर्डिंग टू द ग्रीन पीस रिपोर्ट, ये हमारे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट अभी फिलहाल इतने रेंज में बचे हुए हैं। ठीक है, सो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक एंड आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, एंड ऐसे ही हम अगले वीक का भी कवर करेंगे चीजों को। इसका अगर मैं आपको पूरा समरी बताऊं इस वीडियो में हमने क्या देखा, चलो ठीक है, प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे करंट के हमने चलो नोट डाउन हमने कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि करंट को आपने स्टैटिक सिलेबस से रिलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या होता है साल भर करंट अफेयर्स की अलग अलग मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिक से उठा के, आपने सब पढ़ लिया कि भाई एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये साइक्लोन आया है, इसने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया, आप सब पढ़ लिए वो सब करंट अफेयर, बट आपने कॉमन चीज नहीं पढ़ी कि भाई साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, प्री कंडीशंस क्या क्या होती हैं साइक्लोन फॉर्मेशन की, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपने ये पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन इस पे आ गया और आप पढ़ के जा रहे हो कि भाई यहाँ पे ये फलाना साइक्लोन आया है, यहाँ पे ये साइक्लोन आ गया है, राइट। तो करंट की चीजों को अपने स्टैटिक सिलेबस से रिलेट करते हुए चलते रहना है, राइट। तो ऐसा अप्रोच रखना है और अब मैं चाहता हूँ आप लोग इसको धीमे धीमे सीखो और इसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज करके लाओ। प्री की चीजें तो उसमें कवर हो ही रही है, ठीक है, और जो भी हमारे जो वीकली टेस्ट है उसको ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, चलिए मैं आप सब अगले सेशन में मिलता हूँ, टिल देन हैव अ सेफ डे, बाय।